everyone. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल में। देखते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्टाइल मोशन देखे, ग्राउंड टू ग्राउंड एंड सम हाइट टू ग्राउंड एंड ग्राउंड टू सम हाइट, जैसे इंक्लाइंड प्लेन या फिर किसी टावर से कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जा रही है तो वो फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड कह सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पे ही एक ऐसा और केस हो सकता है जिसपे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और थोड़ा सा उसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमें पता होना चाहिए। बहुत हल्का सा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में है तो ये पूरा पूरा चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक, तो क्या केस है वो देखते हैं। कि मान लेते हैं कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे ये इंक्लाइंड प्लेन है। मान लेते हैं ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है दिस, और इस पे एक बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, हैवी बॉक्स, और ये बॉक्स जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है। दिस ये बॉक्स है, ये हम कह सकते हैं मूविंग फ्रेम है। दिस इज फ्रेम, मूविंग फ्रेम है जो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। और ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये स्मूथ प्लेन लिया गया है। सिंपल केस सबसे पहले स्मूथ प्लेन है हमारा। ये कोई फ्रिक्शन होगा तो अलग केसेस हो जाएंगे। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये जो बॉक्स है मूविंग फ्रेम कह सकते हैं, जो स्लाइड कर रहा है इस प्लेन के ऊपर, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो इसमें अपना कुछ एक्सीलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटीज होंगी। इसमें है क्या, ये बॉक्स जो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इस बॉक्स के बॉटम से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, बॉडी को, और ये बॉडी ऐसे इसमें स्ट्राइक कर रही है। कहीं जाकर के किसी वॉल से स्ट्राइक नहीं कर रही है, इसी के अंदर बैक वापस स्ट्राइक हो रही है और किसी स्पीड u से प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। बट ये u स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, ये u स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बॉक्स। ये जो फ्रेम मूव कर रहा है इसको हम फ्रेम कह दें, बॉक्स कह दें। दिस इज मूविंग फ्रेम। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल with respect to प्लेन या फ्रेम या बॉक्स। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम थीटा एंगल पे u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। ये बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसी के अंदर बॉटम से, बॉक्स के बॉटम से प्रोजेक्ट किया गया है और इसी बॉक्स में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और साथ साथ बॉक्स भी नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो अब देखा जाए, अगर एक्सीलरेशंस की बात की जाए तो इन पे एक्सीलरेशंस किस तरफ काम कर रहे होंगे। बॉक्स पे भी एक्सीलरेशन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर ये फ्रीली स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है। तो ग्रेविटी इस पे भी लग रही होगी और ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल के मोशन पे भी काम कर रही होगी, क्योंकि अंडर ग्रेविटी वो भी मूव कर रहा है। तो ग्रेविटी को अगर हम डिवाइड करें, दो कंपोनेंट्स के होंगे। ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे काम करती है और इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये, और ये हो गया प्लेन के अलोंग। तो दो इसके कंपोनेंट बन गए। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो इधर हो गया g cos अल्फा और इधर हो गया g sin अल्फा।
दो कंपोनेंट हो गए जी के, और इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, इसको हमने फ्रेम बोला है, जो मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम और बॉक्स, ये ठीक है, ये स्लाइड कर रहे हैं। और जिस इंस्टेंट पे इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, जिस टाइम पे, उस टाइम पर इस बॉक्स की वेलोसिटी मान लेते हैं v है। इस बॉक्स की वेलोसिटी, आप स्लाइडिंग वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ, उस टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से ये स्लाइड कर रहा था। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि इस पे g sin अल्फा नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो बॉक्स पे भी एक एक्सीलरेशन काम करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉक्स का अपना वेट होगा, अपना मास होगा, तो उस पे भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg काम करेगा, जिसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकली इधर काम करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस तरफ को इसका एक्सीलरेशन g sin अल्फा, और इस तरफ को इस पे g का जो कंपोनेंट काम करेगा वो g cos अल्फा काम करेगा। तो ये कंपोनेंट हो है, यही दोनों एक्सीलरेशन इस प्रोजेक्टाइल पे भी काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। जिस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है उस पे भी ड्यूरिंग मोशन, प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान अंडर ग्रेविटी जब वो मूव कर रहा है, तो इस पे दो एक्सीलरेशन काम कर रहे होंगे, एक g cos अल्फा और एक g sin अल्फा, ठीक है। तो स्मूथ प्लेन जो है, इस डायरेक्शन को हमने मान लिया, प्लेन की डायरेक्शन में x एक्सिस मान लिया, और प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को हमने y एक्सिस चूज कर लिया। दिस इज y एक्सिस 90 डिग्री टू द प्लेन, दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे x और y एक्सिस रेफरेंस डायरेक्शन हमने चूज कर ली, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया। अब इसे पूरे फ्रेम, पूरे x y कोऑर्डिनेट में ये फ्रेम जो है इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, जिसके हमने ये एक्सीलरेशंस दिखा रखे हैं। ड्यू टू ग्रेविटी इस पे भी काम करेंगे और इस पे भी काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉक्स का मोशन केवल इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, g sin अल्फा अपोजिट टू द x एक्सिस, ठीक है। क्योंकि बॉक्स इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है x के परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट पार्टिकल चूंकि अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, इसलिए उस पे g cos अल्फा भी काम करेगा और g sin अल्फा भी काम करेगा, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसमें हाँ ये क्वेश्चन है, एक तरीके का क्वेश्चन है कह सकते हैं, या थ्योरेटिकल थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे और कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चंस को ब्रेकआउट करने में, इस तरीके से। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे कहा जाए आपसे कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम बताइए कि इस पार्टिकल की रेंज क्या होगी। ये पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल, उसकी रेंज क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, दिस मूविंग फ्रेम, मतलब मूविंग फ्रेम के अंदर ये कितनी डिस्टेंस आगे ये मूव करेगा, ये रेंज पूछी जाए, ठीक। यहां से यहां तक की ये रेंज, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। या इस यहां से यहां तक पूरा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ पीरियड, या फिर ये वर्टिकल हाइट पूछी जाए, सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और सभी का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा करके, ठीक है। तो इस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी चीजें पूछी जा सकती हैं, और ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि ये प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका एक्स डायरेक्शन में, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और फिर तरह तरह की और भी चीजें, क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन इनफाइनाइट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन बेसिक फंडा क्या है, बेसिक इक्वेशंस क्या है, वही हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। रिलेटिविटी थोड़ी यूज कर लेंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट को, रिलेटिविटी नहीं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सीलरेशन, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होगा, वो अगर आता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा,
ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल का मोशन देख ही चुके हैं। बस इसमें क्या है कि एक मूविंग फ्रेम है, उसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन पर इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे ही प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, बट मूविंग फ्रेम के अंदर है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऐसा भी केस बनाया जा सकता है। ठीक, तो डिफरेंट केसेस इस पे हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस को हम लेके चलें। अब देखिए, इसमें अगर हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम या बॉक्स द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, यहां से यहां तक, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का या प्रोजेक्टाइल का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। फ्रेम, इसको मान लिया ये जो बॉक्स मूव कर रहा है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग फ्रेम मान लिया, इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू velocity of projectile with respect to frame in x direction into time period plus half acceleration of projectile with respect to frame in x direction into square of time period। यहां से यहां तक जितना टाइम लगा उसको मैंने टाइम पीरियड बोला। तो x डायरेक्शन में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया, बट ये u क्या होगा? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम या बॉक्स इनटू जितना भी टाइम वहां से वहां तक लगा, प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन कौन सा? प्रोजेक्टाइल का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। इससे हमारा ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब बात आती है कि ये सब चीजें हम लिखें कहां से। ठीक है, P कहां से लाएं, तो वो हमें चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें हमें गिवन है। जैसे वेलोसिटी ये दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? u विद एट एन एंगल थीटा। तो अगर हम x डायरेक्शन में जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, x डायरेक्शन में कितनी है? u cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u cos theta, and velocity of projectile with respect to frame in y डायरेक्शन क्या हो जाएगी? u sin theta। ये हमें दो डेटा मिल गए। अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन बताना है। तो प्रोजेक्टाइल, ये जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे? एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, ये लगाएंगे इन x डायरेक्शन, बट किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये फार्मूला होता है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट का। तो एक्सीलरेशन रिलेटिव वाला चाहिए किसका? प्रोजेक्टाइल का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये हमें यहां से मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जब बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हैं, अंडर मोशन जब बॉडी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो इस पे एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन काम कर रहा होगा प्रोजेक्टाइल पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? वो जी साइन अल्फा काम कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्योंकि एक्स डायरेक्शन इधर लिए हुए हैं, तो ये माइनस जी साइन अल्फा लिखेंगे हम लोग। तो इसकी जगह क्या हो गया? माइनस जी साइन अल्फा, फिर माइनस ब्रैकेट एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी जी साइन अल्फा है, ये भी जी साइन अल्फा से नीचे जा रहा है, इस पर भी एक्सीलरेशन जी साइन अल्फा ही काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्स डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए इसको भी माइनस जी साइन अल्फा ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, बट इस पे जो वो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन काम कर रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। यही कंपोनेंट।
कहीं पर भी आप इस पे एक्सीलरेशन दिखाओगे कंपोनेंट, तो इधर ही काम करेगा। कहीं पर भी अगर रेजोल्यूशन दिखाएंगे, रिजॉल्व करेंगे एक्सीलरेशन को, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर जी इस डायरेक्शन में है, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक इधर और एक इधर, तो यही आएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा जीरो हो गया एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन। और साथ में वाई डायरेक्शन वाला भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी यूज होगा। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल with respect to frame in y direction is equals to acceleration of particle या projectile with respect to ground in y direction minus acceleration of frame with respect to ground in y direction। तो acceleration of projectile with respect to ground y direction में कितना है, g cos alpha इस तरफ है, और y डायरेक्शन हमने चूज की है इधर, उसके अपोजिट है, इसलिए क्या लिखेंगे, पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, ये वाई डायरेक्शन ये चूज की है, इसलिए माइनस जी कॉस अल्फा माइनस एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन। सॉरी, ये फ्रेम वाई डायरेक्शन में तो मोशन कर ही नहीं रहा, तो फ्रेम का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो, तो केवल माइनस जी कॉस अल्फा आएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमें फाइंड आउट हो गई, ये चीज हमें फाइंड आउट हो गई, बट टी टाइम बचा हुआ है। टाइम को निकालने के लिए क्या करें, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग टोटल जर्नी, टोटल टाइम पीरियड में वाई डायरेक्शन में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक और फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एस का ही, S projectile with respect to frame in y direction is equals to u of projectile with respect to frame in y direction into t plus half a of projectile with respect to frame in y direction into t square। अब देखिए इसमें अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो, क्योंकि बॉटम से ही फेंका था, बॉटम पे ही आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तब भी जीरो है, और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें, तब भी इसका प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना है, जीरो, क्योंकि इस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस माना हुआ है, इसको वाई एक्सिस माना हुआ है, तो दोनों ही तरह से y डिस्प्लेसमेंट नेट टोटल जर्नी में जीरो होगा। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी कितनी है वो लिखी हुई है y डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ये u sin थीटा, तो ये हो गया u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ, और ये y डायरेक्शन में जो हमने निकाला माइनस जी कॉस अल्फा, प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन y डायरेक्शन एक्सीलरेशन है माइनस जी कॉस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इनटू टी स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो टाइम पीरियड भी हमें फाइंड आउट हो गया, सारे पैरामीटर फाइंड आउट हो गए। तो हमारे इस वाली इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन, और जिसको हमने कहा है रेंज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन, ये है, और इसी को मैंने बोला रेंज। और ये रेंज कितनी आ जाएगी, यही है रेंज, रेंज along the x axis with respect to this frame, with respect to this moving frame, ये बॉक्स, ये आ जाएगा आपका, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वो लिखी हुई है, u cos थीटा इनटू t, इसी में पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, ये t की वैल्यू हो गई, और u एक्स डायरेक्शन में कितना है, u cos थीटा।
ये 0 हो चुका है यहां से, तो ये तो 0 हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या बन गया, यू स्क्वायर बन गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा बाई जी कॉस अल्फा। दिस इज प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, मूविंग फ्रेम इन एक्स डायरेक्शन, ये आ गई। तो ये पहली चीज है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता तो हमारा ये आंसर होता है। अब आते हैं हम लोग, अगर पूछा जाए कि इस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे लिखेंगे सॉरी, प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, रिलेटिव मोशन में इसको लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है एस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, और प्लस प्रोजेक्टाइल का फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये और किस डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। ये चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये और फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अलग से हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाएं, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन, तो इसमें लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी, टोटल टाइम, उसी टाइम में ये फ्रेम कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। तो ये भी हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और फ्रेम का एक्सीलरेशन चाहिए होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और किस डायरेक्शन में, सारे एक्स डायरेक्शन में चाहिए होंगे। टाइम वही रहेगा, टाइम नहीं चेंज होता है, चाहे हम मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोले, चाहे हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले, टाइम उतना ही लगता है, और साइमल्टेनियसली वो एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में कवर कर रहा है। और दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के फ्रेम से भी देखेंगे और इस मूविंग फ्रेम से देखें, टाइम नहीं चेंज होगा, टाइम सेम रहेगा। टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत जब हायर लेवल पे हम जाएंगे, जब रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिविटी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की जब पढ़ते हैं, तो उसमें टाइम डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम भी वेरी कर जाता है, जिसको हम टाइम डायलेशन पढ़ते हैं एक तरीके से, वो आगे चीजें होती हैं हायर लेवल पे। तो अभी हमारा टाइम तो वही रहेगा, ठीक है। उसी टाइम में फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स डायरेक्शन में, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, तो ये उस इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी थी हमने, v। जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया गया है उस समय फ्रेम की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम को उस समय हमने 0 माना है जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया है, और t इक्वल्स टू 0 पर ही इस फ्रेम की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो थी वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, इस डायरेक्शन में है v, बट x डायरेक्शन इधर है तो इसको लिखेंगे माइनस में, इज इक्वल्स टू माइनस v, ठीक है, इनटू टाइम पीरियड वही है t। ओके जी, अब देखिए माइनस वीटी और प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस फ्रेम का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है, नीचे की तरफ है, जी साइन अल्फा इस पे एक्सीलरेशन काम कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, इतने एक्सीलरेशन से नीचे स्लाइड कर रहा है, और चूंकि इस डायरेक्शन को एक्स माना गया है और ये इधर चल रहा है एक्सीलरेशन जी साइन अल्फा एक्सीलरेशन से, तो माइनस में लिखेंगे इसको, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर।
तो एस एफ जी ये आ गया। तो इसी में दोनों चीजें अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू यही है जो हमने फाइंड आउट की, तो इसकी बजाय हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, u cos थीटा इंटू टी, ये लिखा था u cos थीटा इंटू टी, तो इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। वही ये वैल्यू लिखी हुई है t को मल्टीप्लाई करके, और इसकी वैल्यू है माइनस वी टी, और वो भी माइनस हो जाएगा माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। सब में टी कॉमन मिल गया, तो टी कॉमन लिया, ब्रैकेट u cos थीटा माइनस वी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी। टी की वैल्यू हमें पता है, ये अगर हम यहाँ पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें, यहाँ टी पुट कर दें, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे प्रोजेक्टाइल का, सारा सॉल्यूशन करेंगे। हमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी पता होनी चाहिए। इनिशियल मतलब जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया गया था उस समय इसकी स्पीड क्या थी, v, ये अगर पता है, थीटा पता है, u पता है, अल्फा पता है, और टाइम पीरियड हम यहाँ से निकाल चुके हैं। यहाँ थीटा u अल्फा के टर्म में यहाँ निकल आएगा t, और यहाँ पर पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो रेंज हमने बताई, एक विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एंड दूसरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही वेलोसिटीज भी बताई जा सकती हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट बताया और एक्सीलरेशन बताया, सारे एक्सीलरेशन हमने बताया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले भी बताए, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वाले भी बताए, और वेलोसिटीज भी सारी हमने लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम निकालना है तो उसको भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से, और उसमें सारी चीजें हमें मालूम है, वो पुट कर दें वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बता सकते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम भी बता सकते हैं, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में सारी रिलेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें पुट किया वैसे ही सब उसमें पुट किया जाएगा, बस हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला बन जाएगा, वैल्यूज पुट करनी, फार्मूला बन जाएगा। अब ये सारी चीजें हमें पता है, अगर तो उसमें पुट कर दिया, थीटा अल्फा यू सब वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो मेन फंडा क्या यूज हो रहा है वो हमें समझना है, बाकी तो आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज अपने आप ही निकलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्लस ले रहे हैं, कैसे माइनस ले रहे हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं, इन पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये तो रेंज के बारे में हो गया, और एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बनाया गया है कि ये कहा गया है, इफ द ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड ऑब्जर्व द बॉडी, और वो ऐसे ऑब्जर्व करता है कि जो ये बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है उस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी जहां से प्रोजेक्ट की गई थी वहीं पर आके स्ट्राइक कर रही है। दैट मींस एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, जीरो। अगर मैं यहां से देख रहा हूं और इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, ये बॉक्स भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो तब तक जब तक ये वापस ऐसे स्ट्राइक करेगी बॉक्स को, तब तक ये बॉक्स भी आगे आ चुका होगा। बॉक्स का ये पॉइंट कहां पहुंच चुका होगा, यहीं पे। तो बॉडी यहीं से प्रोजेक्ट की गई थी और यहीं पे स्ट्राइक कर गई। तो ऐसा अगर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर ऐसा कंडीशन बना दी जाए, if the displacement of the projectile या particle with respect to ground in x direction या in the direction of inclined plane is zero, then find the velocity of this box at the instant of time when the projectile is projected। तो कहने का मतलब क्या निकला, कहने का मतलब ये निकला, अगर ग्राउंड पर जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो हो जाए एक्स डायरेक्शन में, तो ये बताइए कि जब प्रोजेक्ट किया गया था बॉडी को उस समय इस बॉक्स की स्पीड क्या थी। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए।
अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हैं और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं बॉडी जा रही है ऊपर, फिर यहीं पर आके स्ट्राइक कर जा रही है, बॉक्स तो आगे बढ़ जाएगा, बट इंक्लाइंड प्लेन के इसी पॉइंट पर आके वापस टकराएगी। इसका मतलब हो गया कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बॉडी का? जीरो हुआ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज हम जीरो कर दें, तो ये अगर हम जीरो कर दिए तो यहीं से हमारा v निकल आएगा। t को इधर ले जाएंगे, 0/t जीरो हो जाएगा, और फिर दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो v को मैं अंदर भेज देता हूं, बाकी इधर रह जाएगा, तो यहां से हमारा v निकल के आ जाएगा। v इज इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा माइनस हाफ g sin अल्फा इंटू t, हाफ g sin अल्फा इंटू टी। टी क्या है? 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। टी की वैल्यू रख दी हमने, तो g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u कॉमन मिल गया, और u कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा sin अल्फा बाई cos अल्फा, और एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा, वो बन जाएगा cos थीटा प्लस अल्फा का फार्मूला, और अपॉन एलसीएम में क्या आ जाएगा? cos अल्फा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एट दैट इंस्टेंट व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज गिवन बाय दिस। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया था उस समय स्पीड कितनी रही होगी? v इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस अल्फा बाई cos अल्फा। अल्फा थीटा यू पता है तो हमें ये स्पीड पता हो जाएगी इस बॉडी की, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? ये कब स्पीड आएगी इतनी? जब ये प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट किया गया है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट पर आके हिट करे, या यूं कहें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, या जिसको हमने एक्स डायरेक्शन चूज कर रखा है। ठीक है, तो अगर जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट तो उसी से हमने इसको जीरो करके ये वेलोसिटी निकाल ली। तो ये भी चीज पूछी हुई चीज ही है, ये आए हुए है, चाहे वो मेंस में आया हो चाहे एडवांस में आया हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी चीज पूछी गई है, और ये भी चीज ये नहीं पूछी गई है, ये पूछी जा सकती है। टी निकाल के आप पुट करिए, और वी अगर हमें पता है तो कैलकुलेट होके वैल्यू दे देगा। ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम तो दी ही हुई है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब किस डायरेक्शन की निकालनी है, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन? तो यहाँ पर वो लगा देंगे, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, फ्रेम के रिस्पेक्ट में है u sin थीटा, और फ्रेम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में y डायरेक्शन में क्या है? जीरो। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो होगी y डायरेक्शन में, वही फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगी y डायरेक्शन में। पहली चीज, अगर x डायरेक्शन में निकालनी है तो x डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई करेंगे, तो यही फार्मूला एक बार x डायरेक्शन में एक बार y डायरेक्शन में। तो अगर हम x y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन y डायरेक्शन, इस फ्रेम की y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में, वही प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी होगी इन y डायरेक्शन। दैट मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई? u sin थीटा। ठीक है, अब इसी फार्मूले को अगर हम x डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, v प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू v प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन प्लस v फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन, ये सारी चीजें यूज करेंगे तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x डायरेक्शन में मिल जाएगी। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन क्या आ जाएगी? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इन x डायरेक्शन लिखेंगे, जो कि u cos थीटा, ये पहले लिख रखे हैं u cos थीटा
और फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स डायरेक्शन में कितनी है, इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है, चूंकि एक्स डायरेक्शन इधर ले रखी है उसके अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस v। तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स डायरेक्शन में कितनी आ गई, u cos थीटा माइनस v। तो ऐसे ये निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई इस इंस्टेंट में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है, उस समय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, ये u cos थीटा है और ये इस समय v है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं। आफ्टर टाइम t पता करना है तो हम फिर वही v इक्वल्स टू u प्लस at फार्मूला लगाएंगे। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, टोटल टाइम ड्यूरेशन में अगर पता करना है कि कितनी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, तो एक बार इसको एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एक बार वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी vx और vy। और फिर उसमें भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि वो कितने एंगल पे जाके स्ट्राइक करेगी ये, है ना, टोटल कितनी वेलोसिटी से कितने मैग्नीट्यूड से स्ट्राइक करेगी, मतलब कितनी स्पीड से बॉटम को स्ट्राइक करेगी, तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर वो निकालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करते आप चले जाइए। फार्मूला बेसिक फंडे हमें याद रखने हैं कि कैसे हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और कैसे हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर पा रहे हैं। कोई बड़ी चीजें नहीं होती हैं, ये बड़े बड़े हैवी क्वेश्चन एडवांस लेवल तक के छोटी छोटी चीजों से होते हैं और बच्चे बस केवल परेशान रहते हैं कि छोटी चीजें नहीं सीखते हैं, इसलिए बड़ी चीज कभी आती ही नहीं है जीवन में, ये दिक्कत है बस। तो छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखना जरूरी है, तभी ये चीजें हमें सही से समझ में आती हैं। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा अच्छे से आना चाहिए आपको, बस उसमें इक्वेशंस हैं लिखनी आनी चाहिए और कुछ नहीं ज्यादा, वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट उसका। बाकी प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है इंक्लाइन प्लेन वाला, वो लगा करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेंस एडवांस लेवल में भी पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चन, वो वाले हम उससे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा ये बचा हुआ था, जब कोई फ्रेम मूव कर रहा हो इंक्लाइन प्लेन पे और उससे बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ तक हमने रेंज बताया, एक्सीलरेशन को भी तो सारे रिलेटिव एक्सीलरेशंस लिखे, सारे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स लिखे, सारे रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटीज लिखी, और ये फाइनल आफ्टर टाइम t वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये दो डायरेक्शन में इसको भी अप्लाई कर सकते हो, x और y, तो इसके भी दो फार्मूले आ जाएंगे। ये अपने आप ऐसे करते रहो, बाकी हम आगे देखते हैं कुछ कोई न्यूमेरिकल निकाल करके नया टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। थैंक यू।